अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेरी नज़रें बड़ी होशियारी से गिरदो नवा का बराबर जायजा ले रही थीं। अभी तक कोई मुश्तबा शख्स दिखाई नहीं दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि किसी टैक्सी, गाड़ी या रक्शे में कोई शख्स ज़रूर बराबर ताक़ुब कर रहा होगा। मगर मैं मुतमईन था, अपनी मंगेतर के साथ फ़िल्म देखने में किसी के लिए शक करने वाली कोई बात नहीं थी। सजाता, उसकी माताजी और पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सजाता मुझे देखकर खिसक उठी। उसने फ़ौरन मेरे लिए चाय बनाई। इधर उधर की बातें होती रहीं। रात के खाने पर सजाता का भाई भी आ गया। हिंदू घरानों में वैसे भी बड़ी आज़ादी होती है, और फिर अगर कोई लड़का किसी लड़की का रिश्तेदार भी हो और मंगेतर भी हो तो किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती। ठीक 9:15 मैंने सजाता को साथ लिया और कैलाश सिनेमा की तरफ रवाना हो गया। 10 मिनट में हम सिनेमा पहुंच गए। मैनेजर से मुलाकात की तो वह हमें खुद बाकस में ऊपर तक ले गया, टिकट भी ना खरीदने दिए और चाय भी भिजवा दिए। तुम इंटेलिजेंस वालों का भी बड़ा रौब होता है। बेचारा आगे पीछे फिर रहा था। सजाता ने फखरिया अंदाज में कहा। मैंने सजाता के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मुझसे तुम्हारी शादी हो गई तो तुमसे भी लोग इस तरह डरा करेंगे। सजाता ने कंधे को हल्के से झटका। जब होगी तो देखा जाएगा। फिल्म शुरू हुई तो मैंने जेबों को टटोलते हुए सजाता से कहा, अरे मैं अपना सिगार लाना तो भूल ही गया। तुम बैठो, मैं बाहर दुकान से सिगार लेकर अभी आता हूँ। सजाता की नज़रें सामने पर्दा सिमी पर लगी थीं। कहने लगी, जल्दी आना डेरा, बस अभी आया 1 मिनट में। और मैं बग से निकल कर सीढ़ियाँ उतरने के बाद गैलरी के करीब गया तो वह मुअद्दब हो गया। गेट कीपर मुझे मैनेजर के साथ जाते हुए देख चुका था। गैलरी में मेरा एक दोस्त बैठा है, मैं ज़रा उसे देखूं। मैंने नरमी से उसे मुखातिब किया। गेट कीपर ने इंतहाई खंदा पेशानी से कहा, ज़रूर महाराज, ज़रूर देखिए। गैलरी में अंधेरा था। मैं अंदर जाते ही 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके रुक गया। दोबारा आंखें खोली तो मुझे गैलरी में बैठे हुए इक्का दुक्का लोग दिखाई देने लगे। मैं गैलरी की अगली दीवार की तरफ बढ़ा। मेरी नज़रें कोने वाली सीट की तरफ उठ गईं। वहाँ पुशाली बैठी थी। उसे पहचान कर मैं खामोशी से उसके बराबर जा बैठा। जो कुछ हुआ इसका मुझे बहुत अफसोस है। पोशाली ने मेरी मौजूदगी महसूस करते हुए कहा, तुमने वहाँ कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर मुख्तसर तरीन अल्फाज में बताया कि किस तरह हिंदू फौजी एन मौका पर घबरा गया और सारा प्लान धरे का धरा रह गया। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे बांस और मिस्टर विश्राम को मुझ पर शक है कि लेबॉर्ट्री से बेहोशी का केमिकल मैंने चुराया होगा। उसने एक आदमी मेरी निगरानी पर लगा दिया है और अब मैं अपने मंगेतर को साथ लेकर सिनेमा आया हूँ। पोशाली ने गर्दन फेर कर दाएं बाएं देखा। वो ऐसी जगह बैठी थी जहाँ आसपास कोई आदमी नहीं था। तुमने जोगियों वाला लिबास कहाँ फेंका था? उसने पूछा। वो तो मेरे बेडरूम में ही पड़ा है, पोशाली ने तलख लहजे में कहा। मुझे तुम जैसे तजर्बाकार शख्स से इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। वो लिबास तुम्हें जला डालना चाहिए था, और अब जबकि तुम्हारे बांस को तुम पर शक हो गया है तो तुम्हारे बेडरूम की तलाशी भी ले सकता है। मेरा दिल अनजाने खतरात में घिर गया। मैंने सख्त हमाकत की थी कि उस लिबास से अभी तक छुटकारा हासिल नहीं किया था। पोशाली दोबारा मुँह से मुखातिब थी। कहीं मिस्टर तिवाड़ी को यह शक तो नहीं हो गया कि तुम पाकिस्तानी हो और उसके ऑफिस में एक हिंदू कैप्टन का रूप बदल कर सुराग रसानी कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसे यह शक नहीं पड़ा, वरना मैं इस वक्त लाल किले के नीचे टॉर्चर चैम्बर में भयानक तशद्दुद का निशाना बना होता। तुम्हारा फ़ोन अब ज़रूर टेप होता होगा। पोशाली ने ख्याल ज़ाहिर किया। तुम मुझे फ़ोन न करना, मैं भी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म हमारा टारगेट है। वो हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है। उस टारगेट को हमें हर हालत में हासिल करना है। अब यह काम मैं करूँगी। कल शाम 5 बजे मेरी लाइब्रेरी में आना। सजाता को ज़रूर साथ लाना, क्योंकि तुम्हारी निगरानी हो रही है। सजाता तुम्हारे लिए ढाल का काम करेगी। मैं कल तक नया मंसूबा तैयार कर लूँगी। लाइब्रेरी में तुम कोई किताब वापस करने के बहाने आना, मैं तुम्हें उसके बदले दूसरी किताब दूंगी। उसमें तुम्हारे नाम एक पर्चा होगा जिसमें एक मंसूबे के इशारे कोड वर्ड में लिखे होंगे। बस अब जाओ, तुम्हारा ज़्यादा देर यहाँ बैठना ठीक नहीं। कल शाम 5 बजे ओके। मैं उठकर गैलरी की खाली सीटों के दरमियान से होता हुआ गेट का पर्दा उठाकर बाहर आ गया। गेट कीपर का शुक्रिया अदा किया। लॉबी में देखा, वहाँ तो कोई मुश्तिबा आदमी नजर न आया। आता भी तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं थी
किसी को क्या मालूम कि मैं गैलरी में किससे मिलकर आया हूँ। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर बॉक्स में चला गया। सजाता ने मेरा हाथ थाम लिया। तुमने बड़ी देर कर दी, मुझे डर लग रहा था। सिगार मेरी जेब में पहले ही मौजूद थे। मैंने चमड़े का सिगार के जेब से निकालते हुए कहा, डार्लिंग, यहाँ सिनेमा के बाहर मेरी ब्रांड के सिगार कहीं नहीं थे। सामने वाली मार्केट में जाना पड़ा। मैं सिगार सुलगाकर सजाता का हाथ अपने हाथ में लेकर फिल्म देखने लगा। मेरी आंखें पर्दा सिमी पर लगी थीं और जहन इसी उधेड़पन में लगा था कि वैशाली अपने तौर पर अकेली क्या मंसूबा बनाएगी, कहीं जज्बात में आकर किसी मुसीबत में न फंस जाए। इसी उधेड़पन में फिल्म ख़त्म हो गई। सजाता को घर छोड़कर जब मैं अपने मकान की तरफ रवाना हुआ तो मैंने महसूस किया कि एक गाड़ी की रोशनियां मुसलसल मेरे पीछे चली आ रही हैं। यह सिवाय खुफिया सुराग रसां की और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन मैं मुतमईन था, सब काम ठीक हो गया था। मैंने वैशाली से मुलाकात भी कर ली थी और किसी को इसका इल्म भी नहीं हुआ था। नेपाली चौकीदार ने गेट खोल दिया। मुझे नमस्कार करने के बाद बोला, साहब जी, कमला आपके लिए चाय थर्मास में डाल गई है। मैंने इस बात में सर हिलाया और अपने बेडरूम में आ गया। टेबल लैंप जल रहा था। तपई पर मेरी थर्मास और एक खाली कप पड़ा था। मैंने जल्दी से बिस्तर के नीचे हाथ डालकर अपने जोगियों वाला चोला और धोती बाहर निकालिया और उसका छोटा सा गोला बनाया। खुदा का शुक्र अदा किया कि किसी ने मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली थी। हर शय वैसे ही पड़ी थी जैसी मैं छोड़ कर गया था। मैं जोगियों वाले चोला और धोती को जला देना चाहता था, लेकिन इससे धुआं बहुत उठता। बंगले में कोई आतिशदान भी नहीं था। आखिर यह फैसला किया कि इन कपड़ों को काट कर पुर्जे पुर्जे कर दिया जाए और सुबह दफ्तर जाते वक्त किसी वैरान गड्ढे या गंदे नल में फेंक दिया जाए। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुराग रसा मेरा ताकुब कर रहा होगा तो मुझे प्लास्टिक का लिफाफा गिराते हुए देख लेगा और पांसा उल्टा पड़ जाएगा। एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने कैंची निकाली और गेरुए रंग के चोले को कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने चोले और धोती को छोटी छोटी कतरनों में तकसीम कर दिया। फिर उन कतरनों को झोली में डालकर बाथरूम में ले गया। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा करके फ्लश में बहाने लगा। 15 मिनट बाद इस काम से फारिग हो चुका था। जब इस सबूत को बहा चुका था तो मैंने मलहों को तोड़कर पीस लिया और उनके बरादे को कूड़े क्रिकेट वाले ड्रम में डाल दिया। इस काम से फारिग होकर मैं बिस्तर पर लेट गया और अंग्रेजी का एक नावल खोलकर पढ़ने लगा। आंखें किताब पर थीं और जहन इन ख्यालों के साथ उड़ रहा था कि वैशाली इतनी बड़ी और ख़तरनाक मुहिम अकेली सर न कर सकेगी। चुनाचे मैंने फैसला किया कि उसे यह काम नहीं करने दूंगा। दूसरे रोज़ मुझे सजाता को फिर अपने साथ ले जाना था। इस दफ़ा उसे मेरे साथ दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी जाना था। मैंने दफ्तर पहुंचने के बाद कोई 11 बजे उसे फ़ोन किया और कहा कि आज शाम की चाय इकट्ठी पियेंगे। वो फ़ौरन राज़ी हो गई। मैंने कहा वो अपने दफ्तर में ही मेरा इंतज़ार करे। मैं दफ्तर से सीधा उसकी तरफ आऊँगा। मेरे दफ्तर की अलमारियों में चंद एक अंग्रेज़ी किताबें पड़ी थीं जो मैंने फुर्सत में अपने मुताले के लिए रखी हुई थीं। ये ज़्यादातर जासूसी किस्म के नावल थे। उनमें से किसी पर हार्डिंग लाइब्रेरी की मुहर नहीं थी, लेकिन मुहर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मैं दफ्तर से ठीक 4:30 बजे निकला और सजादा को लेने इंडियन एयरलाइंस के चांदनी चौक वाले दफ्तर की तरफ चल पड़ा। वो मेरे इंतज़ार में बिल्कुल तैयार खड़ी थी। दफ्तर की सीढ़ियाँ उतरकर वो मेरी कार की तरफ बढ़ी। किशन डेयर, हम एयरपोर्ट वाले रेस्तोरां में चाय पियेंगे, जहाज़ को लैंड और ऑफ टेक करते भी देखेंगे। मैंने ठिलाकर तजवीज़ पेश किया, तुम जहाँ कहोगी वहीं चलेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए मुझे हार्डिंग लाइब्रेरी में यह किताब वापस करनी है और अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। मैंने उसे मायूस नहीं किया। सजाता ने भी कोई एतराज़ न किया। मैंने हार्डिंग लाइब्रेरी के सामने वाले पार्किंग स्टैंड पर गाड़ी पार्क किया तो सजाता ने बेजार सा मुँह बनाते हुए कहा, तुम जल्दी से किताब अंदर वापस करके आ जाओ, मैं गाड़ी में ही बैठती हूँ। इसरार करना खामखा शक में डालने वाली बात थी। मैंने डैशबोर्ड में से किताब निकाली, तेज तेज कदम उठाते लाइब्रेरी में दाखिल हो गया। काउंटर पर इस वक्त वैशाली ही थी। मैंने जाते ही ऐसा से किताब उसके सामने रख दी। यह किताब वापस करनी है। वैशाली ने मुझे आते देख लिया था। उसने जल्दी से किताब उठाकर नीचे दराज में रख लिया और वहीं से दूसरी किताब निकाल कर रजिस्टर में खुदा जाने किस हिसाब में उसका इंदराज करने लगी। तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था, उसने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा। जब तक मैं रजिस्टर में लिख रही हूँ खड़े रहो, जब लिख लूँ तो फ़ौरन यहाँ से चले जाना। इस किताब में मैंने सब कुछ लिख दिया है। मैंने रजिस्टर पर एक जगह उंगली रखते हुए ऐसा से कहा, मैं तुम्हें इस मुहिम से मना करने आया हूँ, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है।
اور میں کوई दूसरा प्लान तैयार कर रहा हूँ। पोशाली ने अपना हाथ रजिस्टर पर रखकर बड़ी सख्ती से मेरी उंगली को पीछे हटा दिया और दांत पीस कर धीमी आवाज में बोली, अब तुम चले जाओ, जैसा मैंने पर्चे में लिखा है वैसे ही करना जाओ। इसके साथ ही पोशाली ने रजिस्टर बंद किया और काउंटर की किताबों की अलमारियों की तरफ चली गई। मैंने किताब उठाई और लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। पोशाली ने कज़न पॉकेट साइज किताब दी थी, वो मेरे कोट की जेब में पूरी आ गई। गाड़ी में बैठा तो सजाता बोर हो रही थी। मैंने ज़्यादा देर तो नहीं लगाई ना, अब एयरपोर्ट चलो, भगवान के लिए तुम हर वक्त किसी न किसी काम में उलझे रहते हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम ये नहीं कह सकती, अभी रात में तुम्हारे साथ फिल्म देख रहा था, इससे एक दिन पहले भी हमने इकट्ठे चाय पी थी, अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथ होता हूँ, सोचता हूँ ब्याह से पहले हम एक दूसरे के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। मैंने सजादा की तरह मुस्कुरा कर देखा, वो शर्मा कर खिड़की से बाहर तकने लगी। उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा था कि मैं कौन सी किताब लाया हूँ। असल में सजादा को किताबों से ज़्यादा रुग़बत नहीं थी, उसे अगर शौक़ था तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने और मुझसे जल्द अज जल्द शादी करने का। किताब मेरे कोट की जेब में थी, ज़ाहिर है उसमें पोशाली का पर्चा भी था। अब मैं उसे एयरपोर्ट से वापस घर आकर ही पढ़ सकता था। एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते शाम का अंधेरा छा गया। एयरपोर्ट का रेस्टोरेंट दूसरी मंजिल वाली गैलरी में था, फिजा में खुनकी थी। हम गैलरी में जाने की बजाय रेस्टोरेंट के अंदर शीशे की दीवार के पास ही एक मेज़ के पास बैठ गया। यहाँ एयरपोर्ट का मंजर बड़ा दिलकश लग रहा था, रंग बिरंगी रोशनियाँ चमक रही थीं। हम देर तक रेस्टोरेंट में बैठे बातें करते रहे। शाम के वक्त रेस्टोरेंट में काफ़ी रौनक थी। यहाँ अगर कोई सीआईडी वाला मेरी निगरानी भी कर रहा था तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं अपनी मंगेतर सजाता के साथ था। अलबत्ता मेरे कोट की जेब में पर्चा ज़रूर था और जिस पर कोड वर्ड्स में पोशाली का पैगाम लिखा था, लेकिन वहाँ मेरी तलाशी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मुझे इस कोड वर्ड्स वाले पर्चे का ख्याल आया तो मुझसे आराम से बैठा न गया। सजाता की खुशबूदार बातों में खोकर मैं उसे थोड़ी देर के लिए भूल गया था। अब फिर वो मेरे सर पर सवार हो गया। मैंने वेटर से चेक लाने को कहा, अभी तो 7 भी नहीं बजे, तुम्हें घर जाकर क्या करना है? सजाता घड़ी देखकर बोली। मैंने माथे को उंगलियों से दबाते हुए कहा, आज दफ्तर में बड़ा काम था, बुरी तरह थक गया हूँ, सोचता हूँ जाते ही गर्म शावर लेकर बिस्तर में घुस जाऊँगा। सजाता को मैंने उसके मकान पर छोड़ा और वापस चल दिया। चौकीदार अभी बेदार नहीं हुआ था। कमला किचन में हस्बे मामूल रात के लिए खाना पकाने में मसरूफ़ थी। मुझे आता देखकर किचन से निकलकर नमस्कार किया और मेरे लिए चाय बना कर ले आई। मैंने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे चाय के 2 घूंट लिए और बेडरूम में आ गया। कपड़े बदले, किताब को कोट की जेब से निकाल कर खोले बगैर बिस्तर के गदेले के नीचे छुपा दिया और गुस्ल खाने में घुस गया। मैं नौकरानी के चले जाने के बाद इत्मीनान से पोशाली का पर्चा पढ़ना चाहता था। हमने आपस में जो तहरीरी कोड बनाया था उसमें सिर्फ एक हल्का सा फेर था, और वो ये कि हर लफ्ज़ का पहला हरूफ छोड़ देते और आखिरी हरूफ को उठाकर दरमियान में ले आते। ये एक ऐसा कोड था कि हरूफ अंग्रेज़ी ज़बान में ही होते थे मगर इबारत समझ में नहीं आती थी। 9 बजे रात मुझे खाना वगैरह देकर नौकरानी चली गई। मैंने खाना खाकर सिगार सुल गया और बेडरूम में आ गया। दीवार वाली बत्ती गुल करके टेबल लैंप रोशन किया और दरवाजे की चटखनी चढ़ाकर पोशाली की दी हुई किताब निकाली। नीले रंग का एक तयशुदा कागज़ जिस पर अंग्रेज़ी में 17 टाइप की हुई थी। मैंने कापी पेंसिल लिया और इन अल्फाज में डी कोड करना शुरू कर दिया। चंद लफ्ज़ों के बाद पूरी इबारत मेरे सामने थी। मैंने कले में तय खाने वाली जगह का तफसीली जायजा लिया है। इस मिशन की 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो मैं मैक्रो फिल्म लेकर निकल जाने में कामयाब हो जाऊँ, पकड़ी जाने की सूरत में मैं सर तोड़ कोशिश करूँगी कि मैक्रो फिल्म तय खाने के मगरबी कोने में नीम के दरख्त के पास वाले गड्ढे में फेंक दूँ। तुम ये जगह याद रखना और मेरे पकड़े जाने की सूरत में यह फ़िल्म वहाँ से उठा लेना। अगर मैं फ़िल्म लेकर भागने में कामयाब हो गई तो मैं खुद तुमसे रब्ता कर लूँगी। प्लान के बारे में तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं वो हरबा इस्तेमाल करने वाले हूँ जो सिर्फ एक औरत इस्तेमाल कर सकती है। मैं कल रात अटैक कर रही हूँ। ख़त को मैंने 2-3 बार पढ़ा और फिर पुर्जे पुर्जे करके गटर में बहा दिया। नीम के दरख्त वाले गड्ढे को मैं देख चुका था, लेकिन मुझे पोशाली की कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी। पोशाली को अब कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने मुझे लाइब्रेरी में आने से मना कर दिया था। मैं अब सिवाय उसके और कुछ नहीं कर सकता था कि उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करूं।
वो रात मैंने इसी उलझन में गुजारी। दूसरा दिन भी बेचैनी में रहा। इसकी खास वजह यह थी कि अब मुझे फिक्र पड़ गई थी कि मैं एक इंतहाई अहम मिशन की तकमील में मसरूफ़ था। मैंने बहुत ताना बाना फैला रखा था। अगर खुदा न खास्ता पोशाली पकड़ी जाती है तो यकीनन उस पर बहुत तशद्दुद किया जाएगा। अपने होशो हवास में रहते हुए तो शायद पोशाली ज़बान न खोले और हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस के पास ऐसे तरीके भी थे कि वो पोशाली को नीम बेहोशी की हालत में लाकर उसके दिल का हाल मालूम कर सकते थे। ऐसी सूरत में मेरा जिक्र लाजमी था, और फिर जो मेरा अंजाम होता वो साफ जहर था। मैंने अपने फ़रार के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। रात को मैंने खाना बेदिली से खाया, अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर दराज हो गया और एक फिल्मी रिसाला पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन निगाहें अल्फाज से उचट रही थीं। मैंने घड़ी देखी, रात के 10:15 बज रहे थे। अचानक दिल में ख्याल आया कि पाकिस्तान में अपने बाप से बात की जाए। रात 10 बजे के बाद किसी भी वक्त अपने बाप से बात कर सकता था। एक मुद्दत से मैंने अपने बाप से बात नहीं की थी। इस नाजुक मरले पर उससे मशवरा करना ज़रूरी था। अगरचा काफ़ी वक्त गुजर चुका था और मेरे अंदाजे के मुताबिक पोशाली इस वक्त लाल किले की जानब रवाना हो चुकी होगी। फिर भी मैंने बाप से बात करने का फैसला कर लिया। रिसाले को एक तरफ फेंक कर मैं उठा और इंतहाई एहतियात के साथ नीम के उस दरख्त की तरफ बढ़ा जिसके नीचे ट्रांसमीटर दफन था। मुझे वहां से ट्रांसमीटर निकाल कर वापस बेडरूम में आते किसी ने नहीं देखा था। दरवाज़ा मकफल करके मैंने ट्रांसमीटर ऑन किया। अपना कोड दोहराने के थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने बास की शनासा आवाज़ सुनाई दी। हमें तुम्हारी पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। बास ने तमहीदी जुमलों के बाद मुझे बताया, चांद के प्लान के लिए सर धड़ की बाजी लगा दो। ये हमारे करोड़ों बहन भाइयों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैंने उसे बताया कि मेरी साथी लड़की पोशाली आज रात एक कोशिश कर रही है, मगर मुझे उसके बारे में परेशानी है। सिर्फ अपना बचाव सोच रखो। बास ने खुश्क लहजे में हिदायत किया। ख़तरनाक सूरत हाल में गायब हो जाना। हमारा आदमी मजूब की शक्ल में अब वहाँ नहीं है। अगर तुम पुराने किले के बहर तफरीका में जाओगे तो वो तुमसे खुद रब्ता कायम करेगा। वो तुम्हारी शक्ल से वाकिफ़ है। और कोई बात नहीं थी। बास ने पोशाली के बारे में किसी किस्म की तशवीश का इजहार नहीं किया था, बल्कि उल्टा मुझे कहा था कि अपने बचाव का मंसूबा तैयार रखूं। मैंने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। उसे जिस तरह चबूतरे से निकाल कर लाया था वैसे ही वापस छुपा दिया और ईंटें लगाकर दर्दों में घास फूस फंसाकर आगे झाड़ झनकार डाल दिया। उस रात वाकई मुझे नींद नहीं आई। सर भारी था, आंखें नींद से जल रही थीं, मगर नींद नहीं आ रही थी। ख्याल पोशाली की तरफ लगा था। बड़ी नाजुक घड़ी थी। यकीनन लाल किले में इस वक्त पोशाली या तो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी होगी या गिरफ्तार हो गई होगी, या किसी फौजी की गोली ने उसे मौत की नींद सुला दिया होगा। सोच सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया था। मैं गैर शौरी तौर पर उठकर बाथरूम में चला गया, कपड़े उतार कर शावर खो लिया और नीचे बैठकर आंखें बंद कर लिया। बाद में जब मेरी और पोशाली की मुलाकात हुई तो पोशाली ने मुझे इस पुरखतर मिशन की जो तफसीलात बताई, उनसे ज़ाहिर हो गया कि पोशाली ने शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार अनाड़ीपन का सबूत दिया था। उसने बड़ा कच्चा हाथ डाला था और इसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ा। पोशाली ने मुझे जो कुछ बताया वो मैं आपको अपनी ज़बानी सुनाता हूँ। पोशाली सर शाम ही लाल किले में खुफिया जगह पर छुप गई थी। वो अपने साथ सिर्फ नायलॉन की एक बारीक रस्सी का गुच्छा कमर के गिर्द लपेट कर ले गई थी। लिबास उसने गौर मुल्कियों वाला पहन रखा था। रात तक वो किले की एक खुफिया जगह पर छुपी रही। जब रात मजीद गहरी हो गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया तो वो खुफिया कमीगाह से निकली और दरख्तों, झाड़ियों और बारादरियों को सतूनों के पीछे चलती हुई अजायब घर वाली उस दीवार के करीब आ गई जहाँ तय खाने के रोशनदान के बाहर एक भारतीय फौजी स्टूल पर दीवार के साथ टेक लगाए बैठा सिगरेट पी रहा था। बाकी फौजी शायद खैमा में सो रहे थे। तय खाने के महराबी दरवाजे की जानब बाकी के दो फौजी भी पहरे पर थे, मगर वो पुशाली की नज़रों से ओझल थे। उसने नैलून की रस्सी को अजायब घर के बिल्कुल सामने कले की फसील के एक कंगरे से बांध कर रस्सी नीचे लटका दी थी। यहाँ से वो फरार होना चाहती थी। वो अंधेरे में एक झाड़ी के पास आकर रुक गई। अंधेरे में उसे भारतीय फौजी तय खाने के रोशनदान वाली दीवार के साथ टेक लगे स्टूल पर बैठा दिखाई दे रहा था। पोशाली ने बालों को झटक कर परेशान किया और ऐसी कफियत में आगे बढ़ी जैसे वो हल्के हल्के सरूर में हो। झाड़ी से निकलते ही वो एकदम से गैर मुतवाजन कदम उठाती फौजी के सामने जाकर मुस्कराने लगी।
भारतीय फौजी ने अंधेरे में एक औरत को मुस्कुराकर अपनी तरफ आते देखा तो वो पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसने ब्रेन गन उसकी तरफ तान दिया। पोशाली ने अपने बाजू फैलाकर जरा झूमते हुए आहिस्ता से कहा, मुझे थाम लो, मेरा सर चकरा रहा है। और फिर वो ज़मीन पर बैठ गया। भारतीय फौजी फूंक फूंक कर कदम उठाता उसके करीब आया। ब्रेन गन का रुख अब भी उसकी तरफ था। पोशाली ने अपना सर इधर उधर मारते हुए लकनत के साथ आहिस्ता से कहा, मैं सिया हूँ, उन्होंने मुझे पिला दी थी, वो मुझे छोड़कर भाग गया। अंधेरी रात, खामोश और अकेली जवान औरत है। भारतीय फौजी ने दाएं बाएं देखा, अभी तक उसके साथियों में किसी को इस औरत का पता नहीं चला था। वो थोड़ी देर के लिए अपनी ड्यूटी से गाफिल हो गया। उसने ब्रेन गन कंधे से लटकाई और पोशाली पर झुक गया। वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने एक नासाजगार माहौल का इंतखाब किया था। जो ही भारतीय फौजी ने झुककर पोशाली को अपनी आगोश में लेने की कोशिश की, उसने नीचे से अपनी कलाई पूरी ताकत के साथ फौजी के हलक पर दे मारी। उसका ये वार भी ओछा पड़ा। भारतीय फौजी पीछे जरूर गिरा, मगर फौरन ही उठा और ब्रेन गन का रुख पोशाली की तरफ करके उसके पांव के दरमियान एक बाढ़ मारी। गोलियों की आवाज़ कले की अंधेरी रात की खामोशी में गूंज उठी। साथ वाले एक भी दरवाजे के पहरेदार भाग कर इधर आ गया। पोशाली की हालत यह थी कि फौजी ने ब्रेन गन की नाली उसके सीने से लगा रखी थी और चीख चीख कर कह रहा था, पाकिस्तानी जासूसा है, यह पाकिस्तानी जासूसा है। भारत में अगर कोई फौजी चौकी के आसपास कोई चोर पकड़ा जाए तो उसे फौरन पाकिस्तानी जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पोशाली ने दूसरे फौजियों को अपनी तरफ आते देखा तो समझ गई कि वो बाजी हार चुकी है। अब उसने फारसी ज़बान में बोलना शुरू कर दिया। वहाँ किसी की समझ में ना आया कि वो क्या कह रही है। खेमे से भी फौजी ब्रेन करने लिए बाहर निकले। पोशाली को हिरासत में ले लिया गया। फौरन उसके हाथ बांध दिए गए। उसे खेमे के अंदर धकेल कर एक भारतीय सूबेदार मेजर ने पोशाली की आंखों में आंखें डालकर घुर्राते हुए पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किसने भेजा था? मेरा नाम लैला है। तुम्हारा फौजी मेरी इज्जत पर हमला करना चाहता था। पोशाली ने फारसी में जवाब दिया, हिंदी में बात करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सारी ज़बानें आती हैं, इस वक्त हिंदी में बात करो। अगर सच बोलोगी तो वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, सूबेदार मेजर ने गरज कर कहा। पोशाली ने अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कहा, मेरा नाम लैला है, मैं ईरानी सिया हूँ। मेरा बाप हिंदी और माँ ईरानी थी। मैं तेहरान में पैदा हुई, वहीं मैंने तालीम हासिल की। भारत की सैर करने आई हूँ कि कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे कुछ पिला दिया जिससे मैं बेहोश हो गई। होश आया तो रात हो गई थी और मैं यहाँ कले में झाड़ियों के पास पड़ी थी। वो लोग मेरा पर्स भी उठा कर ले गए जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और नकदी थी। मैं तुम्हारे फौजी से मदद मांगने उसके पास आई तो इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मैंने मजामत की तो इसने गोली चला दी। पोशाली इससे भी ज़्यादा बुरे हालात से कई बार गुजर चुकी थी। उसने अपने हवास पूरी तरह अपने काबू में रखे और अपने बयान को दिल में अजबर कर लिया। यही बयान उसे आगे चलकर सभी फौज के अफसरों के सामने देना था। उसने रोना शुरू कर दिया। डोगरा सूबेदार मेजर ने अपने लांसनाई की तरफ देखकर कहा, इसे कैंप कमांडर साहब के पास ले चलो। दो डोगरा फौजियों ने पोशाली को बाजुओं से पकड़ा और कैंप से निकालकर कले की दूसरी मंजिल वाले तख्ते की तरफ बढ़े। सूबेदार मेजर ब्रेन गन ताने पोशाली के पीछे पीछे चल रहा था। कैंप कमांडर एक सिख ब्रिगेडियर था। वो सो रहा था। उसे ये कहकर फौरन जगा दिया गया कि एक पाकिस्तानी जासूसा को पकड़ा है जो तहखाने के कागजात चुराने आई थी। सिख ब्रिगेडियर अपने बालों को संभालता हुआ फौरन अपने खेमे से बाहर आ गया। बाहर बिजली का बल्ब रोशन था। उसने पोशाली को सर से लेकर पांव तक देखा, फिर अपने जवानों को इशारा किया कि इसे अंदर ले चलो। पोशाली को सिख ब्रिगेडियर के खेमे में धकेल दिया गया। फौजी बाहर चले गए। पोशाली के हाथ पीछे बंधे हुए थे। सिख ब्रिगेडियर ने पोशाली को लोहे की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद दूसरी कुर्सी खींचकर उसके बिलमुकाबिल बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? पोशाली एक ऐसी बदकिस्मत औरत का रोल अदा कर रही थी जिसे कुछ जवानों ने लूट कर वहाँ फेंक दिया हो। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरा नाम लैला है, मैं ईरानी सिया हूँ। मेरा बाप हिंदी था, माँ ईरानी थी। पोशाली ने सिख ब्रिगेडियर के आगे भी वही बयान दोहरा दिया जो उसने कैंप सूबेदार मेजर को दिया था। सिख ब्रिगेडियर ने पोशाली की तलाशी ली। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो लोग मेरा पासपोर्ट, नकदी सब कुछ लूट कर ले गए हैं। पोशाली ने रोते हुए बताया, उन्होंने मुझ पर तशद्दुद भी किया है। प्लीज़ मुझे ईरानी सफारत खाने पहुँचा दिया जाए। सिख ब्रिगेडियर ने अपनी दाढ़ी के बालों को मरोड़कर
थोड़ी के नीचे गिरा दिया और ऊंची करख्त आवाज में बाहर खड़े सूबेदार मेजर को बुलाया। इसे क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो, खबरदार ये इधर से उधर न होने पाए। पोशाली चीखती चिल्लाती और वाह करती रही और भारतीय फौजी उसे घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गया और मोटी मोटी सलाखों वाला दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। बाहर एक संतरी राइफल उठाए पहरा दे रहा था। पोशाली कोने में पड़े कंबल में बैठ गया। अब उसे ख्याल आ रहा था कि उसने जिस मंसूबे पर अमल दरामद किया था उसकी बुनियाद बेहद कच्ची थी, लेकिन अगर उसका हाथ फौजी के हलक पर ठीक पड़ता तो वो ज़रूर बेहोश हो जाता और पोशाली उसकी ब्रेन गन लेकर बाकी दोनों पहरेदारों को काबू में करके तय खाने में ले जा सकती थी। लेकिन उसका वार ओछा पड़ा था और अब वो भारतीय फौज की कैद में थी। उसके साथ अजियत और तशद्दुद का जो सिलसिला शुरू होने वाला था, पोशाली उससे बाखबर थी और उससे कई बार भुगत चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो चाहे मर जाए लेकिन ज़बान से यह एतराफ़ ना करेगी कि वहाँ किस मकसद के लिए आई थी और दिल्ली में उसका एक साथी भी है। वो अपने इस बयान पर कायम रहेगी जो उसने सूबेदार मेजर और सिख ब्रिगेडियर के सामने दिया है। पोशाली तेहरान के गली कूचों से वाकिफ थी। समरकंद की रहने वाली होने की वजह से वो फ़ारसी बड़ी रवानी से बोल लेती थी और लड़कपन में कई बार अपनी माँ के साथ ईरान जा चुकी थी। वो ईरानी सफारत खाने को कायल कर सकती थी कि वो ईरानी सियाह है और हिंदी इसलिए बोलती है कि उसका बाप भारतीय था जिसका कारोबार ईरान में था और जिसने उसकी ईरानी माँ से शादी की थी। उसने क्वार्टर गार्ड में दाखिल होने से पहले भी चीख चीख कर कहा था कि मुझे ईरानी सफारत खाने वालों से मिलने की इजाज़त दीजिए, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं ईरानी सियाह हूँ। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। इसके बाद पोशाली ने मुझे अपने साथ गुजरे हुए भयानक वाक़यात की जो तफसील बताई वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। इस वक्त मैं फिर वापस अपने मोती नगर वाले बंगले के बेडरूम में आता हूँ। ये वही रात थी जिस रात पोशाली ने कल में अपना ऑपरेशन शुरू करना था। रात सोते जागते किसी न किसी तरह गुजर गई। पिछले पैर जाकर कहीं मुझे नींद आई। मेरी आंख सुबह 8 बजे खुल गई। जल्दी से तैयार होकर नाश्ता किया और दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। मेरा दिल वसवसों और तशवीश में घिरा हुआ था। अगर पोशाली पकड़ी नहीं गई तो मुझे आज ही शाम कले में जाकर म्यूजियम के सामने वाले नीम के गंजान दरख्त वाले गड्ढे में माइक्रो फिल्म तलाश करनी होगी। मैं सजादा को अपने साथ ले जाऊंगा और अगर पोशाली पकड़ी गई है तो फिर मेरा मुस्तकबिल और खुद मेरी ज़िंदगी खतरे में थी। अब तक मिस्टर तिवाड़ी को कले में एक पाकिस्तानी जासूसा के गिरफ्तार होने की खबर ज़रूर पहुंच गई होगी। कर्नल भला ने उसे फ़ौरन इतला कर दी होगी। इन्हीं ख्यालात में उलझा मैं दफ्तर आ गया। अपने कमरे में आने से पहले मैं अपना शक दूर करने के लिए मिस्टर तिवाड़ी के कमरे की तरफ बढ़ा, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मिस्टर विश्राम अपने कमरे में नहीं था। मैं उनका रद्द अमल देखना चाहता था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क कर मामूल पर आ जाता था। मुझे ठीक सूरत हाल का अभी तक कुछ इल्म नहीं था और मैं उसे मालूम करने के लिए बेताब था। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे का माहौल मुझे अजनबी सा लग रहा था। मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ हो सकता था। मेरी नज़रें बार बार टेलीफोन की तरफ उठ रही थीं। मैंने सोचा मुझे पोशाली को फ़ोन कर देना चाहिए ताकि सही सूरत हाल का इल्म हो सके। मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। मेरा दिल धक से रह गया।